क्या ये पहले से तय था? क्या ये किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थी? लेकिन अचानक उसे ताकत का कौन सा ऐसा टॉनिक मिल गया, कौन सा ऐसा बूस्टर डोज लगी है? लेबनान जो है, यहां पर लेबनान से भी जो हिजबुल्लाह है उसने मदद की थी। 15 अगस्त 2021 को जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ, अचानक जिस तरीके से तालिबान की फोर्सेस ने बढ़ना शुरू किया, बयान के अंदर भी उन्होंने 2 बार ओबामा का नाम लिया है। हम कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति के अंदर है, कहीं ज्यादा जंग के हालात के बीच में है। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सीरिया में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो उस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन सीरिया में अचानक से तख्ता पलट कैसे हो गया, इसका क्या असर होने वाला है, खासतौर से भारत पर इसका क्या असर होगा, पुतिन और ट्रंप का इस पर जिक्र क्यों हो रहा है, और सबसे खास बात यह है कि आखिरकार सीरिया में ये जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था उसका अंत क्या ऐसा होना था, और सबसे खास बात तो ये है कि इसे तालिबान से कंपेयर करके क्यों देखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। सीधे प्रणय के पास चलते हैं और ये पूरी जो ABCD है सीरिया सिविल वॉर की वो खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात प्रणय, आपसे ये जानने की मैं कोशिश करना चाहूंगी कि आखिरकार ये जो तख्ता पलट वाली स्थिति आई, जब अचानक से ये पता चला कि बशर भाग चुके हैं, क्या ये पहले से तय था? क्या ये किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थी? देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो क्या थी, कैसे थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कब ये कॉन्स्पिरेसी सामने आई, कैसे सामने आई। लेकिन सारी दुनिया की नज़रें इस समय लगी हुई हैं बशर अल असद के ऊपर, क्योंकि बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं, दमस्कस छोड़ के भाग चुके हैं। वो बशर अल असद जिनके खिलाफ सीरिया की दीवारों पर लिख दिया गया था डॉक्टर नेक्स्ट इज यू, यानी आई सर्जन बनना चाहते थे, आंखों के डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन इनके पिता जो हैं, जब राष्ट्रपति पद से हटे या उनकी मौत हुई, तो उसके बाद जुलाई 2000 के साल के अंदर इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया सीरिया का। और उसके बाद से लेकर अब तक, यानी 2000 से लेकर आप देखिए आज 24 साल बाद जो है बशर अल असद अब तक दमास्कस के अंदर सीरिया के राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्हें पद छोड़ना पड़ा है। छोड़ने के पीछे बहुत बड़ी वजह यही है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सीरिया के उत्तरी भाग के अंदर, इदलिब के इलाके के अंदर जो लड़ाके थे, जो HTS के आतंकी थे, वो अचानक बढ़ना शुरू हुए और विद्रोहियों के बढ़ने का सिलसिला इस कदर बढ़ा कि बशर अल असद को छोड़ना पड़ा। वो बशर अल असद जो कि इतने साल से तमाम रेजिस्टेंस के बावजूद, तमाम योद्धाओं के बावजूद, तमाम लड़ाइयों के बावजूद जो है वो दमिश्क के अंदर, सरकार के अंदर अपना जो पीपल्स पैलेस है उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन अब पीपल्स पैलेस की तस्वीर कुछ इस तरीके की नजर आती है। बशर अल असद की जो चेयर है, उनका जो दफ्तर है, उसके अंदर HTS के लड़ाके आके बैठ चुके हैं, यानी महमूद अल जलानी जो है, उनके जो लड़ाके हैं और साथ ही जो विद्रोही हैं वो आके बैठ चुके हैं। और इसलिए सारी दुनिया की नजरें इस समय लगी हुई हैं कि आखिर सीरिया में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये जो विद्रोही हैं ये इतना ताकतवर हो गए। क्योंकि ये विद्रोही जो हैं, चाहे अगर हम महमूद अल जलानी की ही बात करें तो वो तो कई सालों से लड़ रहा था बशर अल असद के खिलाफ, लेकिन अचानक उसे ताकत का कौन सा ऐसा टॉनिक मिल गया, कौन सा ऐसा बूस्टर डोज लग गया कि उसके बाद उसके लड़ाके बढ़ते चले गए। और वो बढ़ते हुए, खास तौर पर मैं आपको जो इलाका बताऊं तो आपको मैं नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल किस इलाके की हम बात कर रहे हैं। ये वो एरिया है जहां पर इस समय जो है, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है इसको हम मैप पे समझा सकें और वो ज़्यादा अच्छा होगा मैप पे समझना। तो देखिए, ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं सीरिया की, और सीरिया का ख़ास तौर पर ये इलाका। तो इस इलाके के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि इस इलाके के अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार के पास था, यानी बशर अल असद और उनकी जो सेना थी उसके कब्जे के अंदर बड़ा इलाका था पल्लवी। लेकिन जो ये इलाका है, ख़ास तौर पर जिस इलाके के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हामा का इलाका, ये होम्स का इलाका, और इसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो आप दमास्कस पहुँचते हैं। ये जो पूरा इलाका है, यहीं से बशर अल असद की सरकार जो है वो गिरी। लेकिन उसके गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो गिरने का सिलसिला शुरू हुआ अलेप्पो और इदलिब के इलाके से। यानी सबसे पहले HTS के लड़ाकों ने इस इलाके को पहले कब्जाया, उसके बाद यहाँ से वो इस तरफ बढ़े, और उसके बाद इन्होंने इस इलाके को कब्जे में लिया, और साथ ही इसके बाद उन्होंने यहाँ से दमस्कस की तरफ जो है कूच शुरू की, और उसके बाद वो जो लड़ाके हैं वो दमिश्क की तरफ यहाँ से आगे बढ़ते हुए पहुँच गए।
अब अगर इस इलाके की बात की जाए तो कुछ ऐसा नक्शा इस समय नजर आ रहा है सीरिया का। अभी भी महमूद अल जुलानी जो हैं उनके पास पूरी सत्ता नहीं है, यानी पूरा सीरिया अभी भी एक तरीके से कहा जा सकता है कब्जा नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर सत्ता टूटी है बशर अल असद की और उसके बाद वो अब टुकड़े टुकड़ों के अंदर कुछ इस तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर मैं आपको कई इलाके जो हैं वो इसके बड़े रोचक इलाके हैं, क्योंकि ये जो है ये अल तनिफ जो है नो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, लेकिन यहां पर जो अलग अलग फोर्सेस हैं वो इस समय कब्जे के अंदर नजर आ रही हैं। यानी ये जो इलाका आप देख रही हैं, जैसा मैंने आपको नक्शे पे समझाया, ये जो इलाका है अलिप्पो, इदलिब, हमा, होम्स और दमास्कस वाला, यही एचटीएस का यानी महमूद अल जुलानी का इलाका है और यहीं से उसने सत्ता कब्जाई है। लेकिन अभी भी ये जो टर्किश एरिया है जहां से उसकी फौज गई है, बशर अल असद के जो सैनिक थे, जो टर्किश रिजीम के सैनिक थे, वो अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ कर भागे हैं और इन इलाकों के अंदर अभी एक तरीके से किसका राज है, कैसे राज है, किसी को कुछ पता नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इस इलाके के अंदर खास तौर पर ये टर्की से लगा हुआ इलाका है, इसलिए जो टर्किश बैक्ड एसएनए है उसका कब्जा यहां पर है। इसके साथ साथ यहां पर जो एसडीएफ है ये उसके कब्जे का इलाका है और साथ ही ये जो अल तनिफ, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डी कॉन्फ्लिक्ट जोन है क्योंकि ये जॉर्डन और इराक से लगता हुआ बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर है। और इसके साथ साथ कई अनआइडेंटिफाइड जो ग्रुप्स हैं वो भी इस इलाके के अंदर सक्रिय हैं। तो कुछ इस तरीके का नक्शा जो है वो इस समय नजर आ रहा है और यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में भी टकराव चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत रोचक चीज़ हुई है पल्लवी, और वो इलाका है ये इलाका, क्योंकि ये इजराइल की से लगती हुई सीमा का इलाका है। यहाँ पर गोलान हाइट्स है, यहीं पर इसी इलाके के अंदर यानी लेबनान, सीरिया और जो इजराइल का बॉर्डर है, गोलान हाइट्स का इलाका, यही वो इलाका है जहाँ पर भारतीय शांति सैनिक भी तैनात हैं और यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है वो इस इलाके के अंदर तैनात है। और यहाँ पर सीरिया ने जो है वो ऑपरेशंस किए हैं और सीरिया के कई इलाकों के अंदर इजराइल ने ऑपरेशन किए हैं और इजराइल ने ज़बरदस्त बमबारी की है इस इलाके के अंदर और कई इलाकों के अंदर जो अपनी पोस्ट हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ली हैं। अगर हम यूएस फोर्सेस के बयान को देखें या सबसे पहले हम इजरायली फोर्सेस के बयान को देखते हैं तो इजराइल ने कुछ इस तरीके से ऐलान किया है, ऑपरेशनल अपडेट दिया है कि सीरिया के कई इलाकों के अंदर उसने बफर जोन बना लिए हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है पल्लवी कि उन्होंने ये इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए किया है। इजराइल में जब तक कि कोई स्थायी सरकार या कोई रिजीम नहीं आती है तब तक इजराइल अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इस इलाके के अंदर जो है वहां पर अपने सैनिकों को तैनात करेगा। कुछ इस तरीके से मीडिया के सामने आकर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया था। तो फिर हम लौटते हैं उसी नक्शे के ऊपर, क्योंकि इस तरीके से कुछ बटी हुई, बिखरी हुई सीरिया की तस्वीर नजर आ रही है। जी, सवाल दरअसल ये है कि जिस तरीके की स्थिति अभी नजर आ रही है सीरिया में, अभी एक रिपोर्ट है वो ये दावा करती है कि पुतिन ने बशर अल असद को अभी पनाह दे रखी है, उनके और उनके पूरे परिवार को। ये जो दोस्ती है रूस और सीरिया के बशर अल असद की, वो दोस्ती, उस दोस्ती को जरा हम आपके जरिए समझना चाहेंगे। देखिए, ये दोस्ती जो है रूस और सीरिया के संबंध बहुत पुराने संबंध हैं, लेकिन हाल ही में कहा जा सकता है कि 2011 में जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी तो अरब स्प्रिंग के स्टार्ट होने के बाद में 2013 से सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ और उस गृह युद्ध के बाद में सीरिया के बशर अल असद की सरकार की मदद के लिए दो देश आगे आए। पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां पर अपने फौजी भेजे, खासतौर पर बशर अल असद की मदद के लिए। साथ ही जो लताकिया और ख़ास तौर पर तुर्तुस, ये दो इलाके हैं जहां पर रशिया के नेवल बेसेस हैं और साथ साथ सीरिया के कई इलाकों के अंदर रूस ने जो है सीरियन फोर्सेस की मदद के लिए, जो बशर अल असद के सैनिक थे उनकी मदद के लिए अपने सैनिकों को तैनात किया। इसके अलावा साथ ही ईरान ने भी जो है वो सीरिया की मदद करना शुरू की थी, बशर अल असद की खास तौर पर। और बशर अल असद की मदद के लिए लेबनान जो है, यहाँ पर लेबनान से भी जो हिजबुल्लाह है उसने मदद की थी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक ट्राइपॉड के ऊपर बशर अल असद जो है वो इस समय टिके हुए थे, रूस की मदद, ईरान की मदद और हिजबुल्लाह की मदद। जिस तरीके से पिछले एक साल के अंदर ऑपरेशंस चले हैं, इजराइल के ऑपरेशन चले हैं, अमेरिका के ऑपरेशन चले हैं और उसके बाद रूस अपने आप में उलझा हुआ है यूक्रेन की लड़ाई में, इसलिए रूस भी उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा था और कहीं न कहीं
इसका फायदा जो है वो इन फोर्सेस ने भी उठाया है, इनको जो लोग बैक कर रहे थे, इनकी जो लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका पीछे से मदद कर रहा था। जिस दौरान ये विद्रोही बढ़ना शुरू हुए उसी दौरान इजराइल की तरफ से जो है भारी बमबारी की गई सीरिया के ठिकानों के ऊपर। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनके बाद ही कहीं ना कहीं जो ट्राइपॉड था, जो तीनों टांगे थी जिसके ऊपर टिके हुए थे बशर अल असद, वो तीनों टांगे चरमराती हुई नजर आई। ईरान उलझा हुआ है, ईरान उतनी मदद नहीं पहुंचा पा रहा था। हिजबुल्लाह जिसके खिलाफ लगातार ऑपरेशन इजराइल के भी चलते रहे, जिसने संघर्ष विराम किया है, जिसकी बड़ी लीडरशिप जो है वो मारी गई है हसन नसरल्लाह समेत, इसलिए हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से मदद करने की स्थिति में नहीं था। साथ ही बशर अल असद की मदद के लिए रूस भी उस तरीके से अपने फौजियों को मूव नहीं कर सकता था, और ये एक बड़ी वजह बनी कि बशर अल असद उस समय बेहद कमजोर थे। साथ ही लोगों का जो गुस्सा है बशर अल असद के खिलाफ वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और यही वजह है। ये नक्शा कुछ इस तरीके से अब से 6 दिन पहले 7 दिन पहले नजर आ रहा था, लेकिन अब ये जो नक्शा है वो कुछ इस तरीके से तब्दील हो चुका है। यानी ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका बशर अल असद का इलाका था। यहां पर HTS था, इसके अलावा यहां पर SNA और इसके अलावा SDF, और साथ ही ये जो अल तन्फ का जो डीमिलिटराइज जोन है। लेकिन अब ये जो नक्शा है वो इस तरीके से बदल चुका है। इस पूरे इलाके के अंदर ये जो लाइनिंग्स का इलाका देख रही हैं, यहां पर तो HTS के फोर्सेस हैं ही सही, लेकिन यहां पर फौज अपनी पोस्ट छोड़कर भाग चुकी है बशर अल असद की, और यही वजह है कि इस इलाके के अंदर भी अब कहा जा सकता है कि इन विद्रोहियों का कब्जा है। एक तरीके से सीरिया के अंदर अभी सत्ता किसकी है, सरकार किसकी है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन बशर अल असद जा चुके हैं, उनकी सरकार नहीं है, उनकी सत्ता जाती रही है, और ये एक बड़ी वजह है। अगर आप मौजूदा नक्शे को देखें तो कुछ इस तरीके का नक्शा समझ में आता है यहां पर, और ये देखिए सीरिया का इतना बड़ा इलाका जो है वो अब विद्रोहियों के कब्जे में है, और इन विद्रोहियों के कब्जे के बाद में ये जो इलाका है इनको लेकर अभी भी कंटेस्ट चल रहा है। महमूद अल जुलानी वो शख्स जिस पर इस समय दुनिया की नजरें इस लिहाज से लगी हुई हैं कि क्या ये अल कायदा का पुराना आतंकी अब सीरिया का नया शासक होगा, क्या ये सीरिया का चेहरा होगा, क्या ये सीरिया को चलाएगा, क्या ये वो शख्स है जिसके ऊपर पश्चिमी देश अब भरोसा करेंगे, या अभी फिलहाल ये केवल मोहरा है। आपने अभी जुलानी का जिक्र किया, कई लोग जुलानी को इस वक्त हीरो मान रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उसमें जुलानी को हीरो बताया गया है। अब ये जो थ्योरी है वो समझ से परे है। देखिए, हीरो इसलिए महमूद अल जुलानी को कहा जा रहा है क्योंकि महमूद अल जुलानी एक रिबेल के तौर पर बढ़ना शुरू हुए। बशर अल असद की वो सरकार जिसको हिलाने के लिए, जिसे उखाड़ने के लिए बहुत कोशिशें चल रही थी, बहुत सारे ग्रुप इसके लिए काम कर रहे थे। उसके बाद अल कायदा के साथ जुड़ा हुआ बशर अल असद के खिलाफ लड़ने वाला महमूद अल जुलानी, उसके बाद अल नस्र नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और उसके बाद उसने जो हयात अल तहरीर जो है, तहरीर शाम HTS वो बनाया, और उसके बाद उसने अपना एक रिफॉर्मिस्ट चेहरा बनाने की कोशिश की। बीते 8 सालों से इसने अपने आप को अलकायदा से अलग दिखाने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से कुछ इसका कांटेक्ट हुआ, ये बदला, और उसके बाद इसने खासतौर पर इदलिब और अलेप्पो का जो इलाका है उस इलाके के अंदर इसने जो रिजीम स्थापित की, या कहा जा सकता है जो कंट्रोल स्थापित किया, उसके अंदर कथित तौर पर जो माइनॉरिटीज़ थे, यानी जो क्रिश्चियंस थे, जो अलावी थे, उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई। इसलिए ये कहा जा रहा है खास तौर पर कि महमूद अल जुलानी जो है ये वो पुराना वाला अलकायदा का महमूद अल जुलानी नहीं है। लेकिन सत्ता में क्या महमूद अल जुलानी ही बैठेगा? महमूद अल जुलानी के बैठने के बाद क्या सीरिया वैसा रहेगा, अलग रहेगा? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महमूद अल जुलानी भी बात तो करता रहा है इस्लामिक खलीफत के स्थापना की ही, बात तो करता रहा है पश्चिम के खिलाफ लड़ाई की, बात तो करता रहा है इजराइल के खिलाफ लड़ाई की ही। तो ऐसे में क्या ये चेहरा बचा पाएगा? क्या ये सीरिया का नया चेहरा होगा, या फिर बशर अल असद और पुतिन जो कि इस समय मॉस्को में हैं, क्या इन दोनों के बीच कोई नई खिचड़ी पक रही है, कोई नई खिचड़ी पक सकती है? क्योंकि ये जो दो चेहरे हैं, ये दो चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बशर अल असद को आप देखिए कि बशर अल असद को शरण जरूर दी है व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन बशर अल असद को किसी तरीके से न तो सामने आने दिया है, न बशर अल असद का कोई बयान सामने आया है मॉस्को से। बशर अल असद अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जरूर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी रूस की तरफ से इस बारे में नहीं आया है कि बशर अल असद जो हैं वो रूस के अंदर मौजूद जरूर हो, लेकिन वो रूस के अंदर जो है किसी तरीके से कोई राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं। तो ये राजनीति यहां पर क्या बन रही है, क्या पक रही है, ये अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन अभी जो बड़ी बात यह है कि खास तौर पर ये जो इलाका है, खास तौर पर लताकिया का इलाका और तुर्तुस का इलाका, ये जो इलाके हैं जहां पर रूस की फोर्सेस हैं,
पुतिन की चिंता इस चीज को लेकर होगी कि जो रशियन नेवल बेसिस इस इलाके के अंदर हैं, वो नेवल बेसिस जो हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि रूस के फौजी यहां पर हैं। इसके अलावा रूस की एम्बेसी दमास्कस के अंदर है, रूस के कई फौजी यहां के जो सीरिया के जो फोर्सेस के बेसिस हैं वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में पुतिन नहीं चाहेंगे कि कोई स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हो। उन्होंने किसी न किसी तरीके से बचाया जरूर है बशर अल असद को, लेकिन बशर अल असद की अपनी वैल्यू क्या है, बशर अल असद इसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए रूस के विदेश मंत्रालय की ये वेबसाइट है, रूस के खासतौर पर रूस के दूतावास की ये वेबसाइट है सीरिया के अंदर। किसी तरीके का कोई बयान यहां देखने को नहीं मिल रहा है, खासतौर पर जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ब्रीफिंग हुई है बस उसी के बारे में बयान दिया गया है। लेकिन सीरिया को लेकर रूस की नीति क्या है, रूस क्या करने जा रहा है, उसको लेकर कोई बयान नहीं है। लेकिन ये बयान जो मैंने स्क्रीन पर आपको इस समय दिखा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि ये भारत सरकार का बयान है। पल्लवी जी, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं मेरे प्रणय। एक सवाल ये कि मिडिल ईस्ट हमेशा क्यों सुलगता रहता है? ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, मिडिल ईस्ट क्यों सुलगता रहता है। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप मिडिल ईस्ट के नक्शे को देखें तो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिक फॉल्ट लाइंस हैं, फॉल्ट लाइंस जिन्हें हम कहते हैं जहां आमतौर पर भूकंप के झटके आते रहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल जबरदस्त भूकंप आया था तुर्की के अंदर, और तुर्की में जब भूकंप आया था तो उसका जो इलाका था वो भी यही इलाका था पल्लवी, यही गाजियान्तेप का इलाका था, यही अडाना का इलाका था, और इसी अडाना के इलाके के अंदर इस्कंदरून के इलाके के अंदर ज़बरदस्त भूकंप आया था, और उस भूकंप की चपेट के अंदर सीरिया भी आया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक भूकंप की, यानी ये ऐसा भूकंप जिसकी फॉल्ट लाइन्स यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं, इन फॉल्ट लाइन्स के कारण कई बार जो रिश्तों का भूकंप है वो इस पूरे इलाके के अंदर आता रहता है। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ भूकंप की लाइनें हैं, कहाँ कहाँ वो फॉल्ट लाइन हैं, तो आप देखिए ये इजराइल है, इजराइल और इजराइल के साथ में फ़िलिस्तीन का पुराना विवाद है। इसके अलावा सीरिया और इजराइल के बीच में विवाद है। इसके अलावा जॉर्डन और सीरिया और इजराइल के बीच भी विवाद रहा है। साथ ही इजराइल ने अरब देशों के साथ एक पुरानी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इजिप्ट और इजराइल के बीच भी तनाव रहा है। और ये पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है, ये अरब इलाका है, और इस पूरे इलाके के अंदर आपको टकराव की कई फॉल्ट लाइन्स मिलती हैं, क्योंकि यमन के साथ में सऊदी अरबिया का इस समय टकराव चल रहा है। खासतौर पर हूथियों का जो टकराव है, हूथी आतंकी जो हैं वो लगातार सऊदी अरब के खिलाफ हमले करते रहते हैं, साथ ही इजराइल के ऊपर हमले करते रहते हैं। साथ ही इराक, बशर अल असद की पार्टी का नाम भी बाथ पार्टी ही था, और सद्दाम हुसैन की पार्टी का नाम भी बाथ पार्टी ही था। तो दोनों ही इलाकों के अंदर जो बाथ पार्टी है वो अब सत्ता से बाहर हो चुकी है, और इराक 2003 के बाद से डिस्टेबलाइज्ड है। इराक के अंदर अभी भी अस्थिरता है, साथ ही आईसिस जो है वो भी इसी इलाके के अंदर बना है। और इसको लेकर जिस बात की चिंता आप जता रही हैं कि आखिर क्यों होता है, उसको लेकर ख़ास तौर पर ये जो इलाका है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, और यहाँ तक कि ईरान हो, ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, ये तमाम देश इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि अगर इस इलाके के अंदर जंग की आग भड़कती है, अगर यहाँ पर लड़ाई छिड़ती है, तो उसको लेकर इनकी चिंताएं ज़्यादा हैं। वैसे भी तेल का इलाका है, और तेल जो है वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है पल्लवी, तो इसलिए इस पूरे इलाके को लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएं होती हैं। ये इलाका दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस इलाके के अंदर है तेल, और ये जो तेल की लाइन है वो इसी इलाके से जाती है, यानी भारत के अंदर भी जो तेल पहुंचता है, यहाँ से मुंबई पहुंचता है, वो इसी पर्शियन गल्फ से पहुंचता है। तो ये दुनिया के एनर्जी रूट के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो उसका असर दुनिया भर के ऊपर माना जाता है। यहाँ जब भी लड़ाई होती है तब माना जाता है कि दुनिया के लिए कुछ चिंता की लकीरें जो हैं वो और बढ़ जाती हैं, खास तौर पर इस इलाके के अंदर। और साथ ही जैसा हम पहले भी बात करते रहे हैं, इस इलाके की एक अहमियत ये भी है कि इस इलाके के अंदर यहाँ से ये एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट भी है, क्योंकि यहाँ से जो दुनिया भर का कारोबार है वो भी इस गल्फ ऑफ एडन से, रेड सी से होते हुए, सुएज कनाल से होते हुए जाता है। इसलिए भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कारोबार के लिहाज से। तो ये जो पूरा अरब पेनिनसुला है, क्योंकि ईरान का टकराव है इजराइल से, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन यहाँ बनता है।
इसके अलावा लेबनान के साथ में टकराव है इजराइल का, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन यहां बनता है। इराक बहुत लंबे समय से डिस्टेबलाइज है, इराक के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनता है। इसके अलावा यहां पर आप देखें अगर आप इस इलाके को यहां तक भी मान लें, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो यहां भी डिस्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ईरान के साथ में जो वेस्ट का तनाव है, अमेरिका का तनाव है, ब्रिटेन का तनाव है, उस पश्चिमी देशों के तनाव के कारण यहां भी एक जो फॉल्ट लाइन है वो देखने को मिलती है। खासतौर पर आपको 80 के दशक का वो युद्ध याद होगा जब करीब करीब 7 साल तक ईरान और इराक के बीच में जंग चली थी, तो वो भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर हुई थी। और यहाँ पे ये जो नक्शा है यही आपको बताता है कि इस पूरे इलाके के अंदर एक बहुत पुरानी फॉल्ट लाइन है, यानी इसीलिए यहाँ पर जंग की आग रह के बार बार सुलग जाती है। बिल्कुल प्रणय, लेकिन इन सब के बीच में एक और बहुत अहम सवाल, चूंकि इसका जिक्र आप बात इससे पहले भी कर रहे थे, तालिबान और का जो जिक्र है वो इस दौरान क्यों आ रहा है? जो सीरिया में हुआ उसका कनेक्शन तालिबान, एक तरीके से इसे कनेक्शन नहीं कह सकते, लेकिन कंपेयर क्यों करें इसे तालिबान से? इसलिए कंपेयर किया जा रहा है पल्लवी, क्योंकि एक टेम्पलेट नजर आ रही है। 15 अगस्त 2021 को जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ, अचानक जिस तरीके से तालिबान की फोर्सेस ने बढ़ना शुरू किया और वो काबुल के ऊपर कब्जा कर लेती हैं। रविवार का ही वो दिन था, रविवार का ही ये दिन भी था जब बशर अल असद जो है वो मुल्क छोड़कर भाग गए। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अशरफ घनी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल छोड़कर भागे थे। अमेरिकी फोर्सेस के होने के बावजूद, क्योंकि अमेरिका अपनी फोर्सेस का विड्रॉल कर रहा था और अमेरिका ने उस तरीके की मदद नहीं दी, एक तरीके से तालिबान को सीधे काबुल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया और तालिबान के जो लड़ाके हैं वो काबुल के अंदर पहुंच गए थे। ठीक उसी तरीके से बशर अल असद सत्ता से भाग जाते हैं और जो लड़ाके हैं HTS के, यानी हयात तहरीर अल शाम के, वो पहुंच जाते हैं दमस्कस के अंदर और दमस्कस के अंदर उस पीपल्स पैलेस में पहुंच जाते हैं जो कि बशर अल असद का घर था। वैसे ही जैसे कि अशरफ घनी का जो आधिकारिक निवास था, जो राष्ट्रपति का पैलेस था, उस राष्ट्रपति के पैलेस के अंदर भी इसी तरीके से लड़ाके दाखिल हुए थे तालिबान के और उसके बाद वहां से भी कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई थी। मैं आपको दिखाता हूं वो बयान भी, क्योंकि एक बड़ा रोचक तस्वीर जो है वो सामने आई है। खास तौर पर ये बयान देखिए आप, ये बयान अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है और खास तौर पर बधाई दी गई है HTS के प्रमुख महमूद अल जुलानी को, और ये कहा गया है कि अफगानिस्तान जो है वो इनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। कैपिटल दमास्कस हैज़ कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द सीरियन पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ हयात अल तहरीर अल शाम। यानी एक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन जो कल तक अमेरिका की नज़र के अंदर एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन था, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है वो अभी भी HTS को एक आतंकी संगठन करार देता है। अगर आप उनकी वेबसाइट देखें तो आपको ये साफ नजर आ जाएगा। ये DNI की वेबसाइट है, काउंटर टेररिज्म गाइड, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हयात तहरीर अल शाम HTS जो है और उसके नेता को एक आतंकी के तौर पर घोषित करके रखा गया है। लीडर ऑफ HTS फ्रॉम द ग्रुप्स फॉर्मेशन इन 2017 टू प्रेजेंट लीडर ऑफ नुसरा फ्रंट फ्रॉम 2012 से 2017। तो अभी भी अमेरिका की जो वेबसाइट है, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, जिसकी अगुवा बनने जा रही है तुलसी गबार्ड, वो ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि HTS जो है वो एक आतंकी संगठन है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या कोई सिमिलैरिटी है झट से जिस तरीके से तालिबान ने समर्थन कर दिया सीरिया की सरकार का, के लिए एक समर्थन का ऐलान कर दिया, स्वागत का ऐलान कर दिया, टेम्पलेट कुछ उसी तरीके की नज़र आ रही है। वैसे ही रविवार का दिन, वैसे ही राष्ट्रपति का अपना पैलेस छोड़ के भाग जाना, वैसे ही जो लड़ाके हैं, विद्रोही हैं, उनका बढ़ते बढ़ते चढ़ते चढ़ते कैपिटल तक पहुंच जाना, उनको किसी तरीके का रेजिस्टेंस ना मिलना। जिस तरीके से अफगान नेशनल आर्मी जो है वो अपनी पोस्ट छोड़ के भागी थी बिना किसी रेजिस्टेंस के, लगभग वैसे ही जो M5 का हाईवे है वहां से लेकर दमास्कस तक जो सीरिया की आर्मी है, सीरिया में बशर अल असद की जो फौज है जिसके वो कमांडर हुआ करते थे, वो भी इसी तरीके से पोस्ट छोड़ के भाग गई, हथियार छोड़ के भाग गई। जी बिल्कुल प्रणय, और ये चूंकि हमने ये समझने की कोशिश की, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें भी चलती रही इस बीच में कि सीरिया में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों से जो लड़ाई चल रही थी वो अचानक से खत्म हो गई और 13 दिन में पूरी जो सत्ता है वो पलट गई। तो ये सीरिया वॉर को लेकर, सीरिया गृह युद्ध को लेकर जो हमने ABCD समझने की कोशिश की, हमें लगता है
प्रणय की कुछ हद तक जो जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है जो भारत का एंगल है, और भारत की चिंता के नजरिए से भी इसे समझा जाना चाहिए। क्योंकि ये भी बता दूं मैं भारत की चिंता के बारे में बताने से पहले कि देखिए, ये राष्ट्रपति हैं, बनने जा रहे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है। जो बाइडेन सामने आए थे, जो बाइडेन ने जो है वो बयान दिया था खासतौर पर सीरिया के हालात को लेकर, लेकिन सीरिया के हालात को लेकर जो बयान उन्होंने दिया उसके अंदर उन्होंने एक तरीके से यह घोषित ही कर दिया कि अमेरिका जो है बशर अल असद के जाने का स्वागत करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के अंदर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो पावर ट्रांसफर अमेरिका में होने जा रहा है, उस पावर ट्रांसफर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं हैं डोनाल्ड ट्रंप की। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि दिस यूनाइटेड स्टेट्स शुड हैव नथिंग टू डू विद इट, दिस इज नॉट आवर फाइट, लेट इट प्ले इट आउट, डू नॉट गेट इन्वॉल्व। यानी अमेरिका को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए, ये अमेरिका का सरदर्द नहीं है, अमेरिका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो बयान आपको दिखाना चाह रहा हूं वो है भारत सरकार का बयान, क्योंकि भारत की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान जो है वो इस सिलसिले के अंदर आया था, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत इस मामले को लेकर क्या कह रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जी, मैं एक बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगी। आपने इससे पहले कहा भी था कि ट्रंप के आने से पहले या जो स्थितियां जो बाइडेन क्रिएट कर रहे हैं, जो जिस तरीके से वो आग को हवा दे रहे हैं ट्रंप के लिए, जो जब ट्रंप सत्ता संभालेंगे तो शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बड़ा चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो बाइडेन ने यूक्रेन वाले जो रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी हुई है उसमें भी यूक्रेन को एक तरीके से अपनी तरफ से एक छूट दी, और ये सब जो दिख रहा है इस वक्त, जो बाइडेन जाते जाते ट्रंप के लिए मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने पल्लवी। कहीं ना कहीं जो बाइडेन और उनका जो प्रशासन है वो जाते जाते नीतियों में कुछ ऐसी चीजें करता चला जा रहा है जो आने वाले वक्त में, यानी 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की सत्ता संभालेंगे तो उसके बाद उनके लिए कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर अमेरिका कितना इन्वॉल्व है, कहाँ इन्वॉल्व है, और उसके बाद अमेरिका कितना विड्रॉ कर पाएगा, ये एक आगे कदम बढ़ाया गया है। अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार दिए गए हैं, करीब करीब उसे जो है $24 बिलियन की एड दी जा रही है, तो ये $24 बिलियन की जो एड है जिसके अंदर बड़ा हिस्सा जो है वो हथियारों का है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद घोषित करेंगे, ऐलान करेंगे कि अब जो यूएस कांग्रेस से पास किया गया जो एड पैकेज दिया गया है वो उसे वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो यूक्रेन को अब हथियार नहीं देने जा रहे हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, इमानुएल मैक्रोन, डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन तीनों की तस्वीर एक साथ पेरिस से सामने आई है, हाल ही में सामने आई है। कल ही उन दोनों की वो तस्वीर सामने आई थी जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखकर माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की असहज हैं, वो पूरी तरह से सहज नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया पर फॉलो करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो अपनी नीति, अपनी बात जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, तो इन तमाम बातों को अगर आप देखें तो जो बाइडेन जो कर रहे हैं, देखिए अपने इस बयान के अंदर भी उन्होंने 2 बार ओबामा का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ओबामा रिफ्यूज टू ऑनर हिज कमिटमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिंग, यानी वो बराक ओबामा जिनके साथ जो बाइडेन पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद उसी पार्टी से जो बाइडेन आते हैं, उन्होंने ओबामा का नाम यहां पर 2 बार लिया। साथ ही उन्होंने रशिया का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि रशिया फंसा हुआ है, रशिया जो है यूक्रेन के साथ लड़ाई के अंदर उलझा हुआ है, इसलिए रूस जो है वो इस मामले को नहीं देख पा रहा है, इस मामले पर गौर नहीं कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं रूस को ये मात खानी पड़ी है सीरिया के मैदान में। हालांकि अमेरिका के लिए तो अच्छा ही है, रूस यहां पर कमजोर होता है, लेकिन फिर भी इन तमाम इस पूरे ट्वीट को अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि कुछ कहने से बचते हुए एक सेफगार्डेड टाइप का ट्वीट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और वो जो उलझन है वो डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं इस ट्वीट के अंदर समझ में आ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस बयान की भी, क्योंकि ये भारत सरकार का बयान है, और भारत सरकार के इस बयान का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है 2011 के अंदर पल्लवी, जब अरब स्प्रिंग के बाद से सीरिया के अंदर गृह युद्ध के हालात 2013 से शुरू हुए, उसके बाद से भारत ने वहां से अपने लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं, कुछ भारतीय वहां पर हैं, भारत का दूतावास वहां पर काम करता है, और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन सीरिया इन द लाइट ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट, यानी जो मौजूदा हालात हैं सीरिया के अंदर उसके मद्देनजर हम वहां के हालात पर नजर रख रहे हैं। साथ ही हम इस चीज को भी रेखांकित करना चाहते हैं, इस पर भी जोर देना चाहते हैं कि सभी जो पक्ष हैं वहां पर एकता, संप्रभुता और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सीरिया है, यानी जो सीरिया की संप्रभुता है, उसको बनाए रखने के लिए वहां पर काम करें। हम
एक पीसफुल यानी शांतिपूर्ण और समावेशी जो सीरियन प्रोसेस है, सीरियन लेड पॉलिटिकल प्रोसेस है, सीरिया के लोगों की जो शांति प्रक्रिया है उसके पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि शांति के जरिए इस मामले का समाधान हो, जो सीरिया की सोसाइटी है उसके हित के जो मुद्दे हैं उनको आगे रखा जाए। ये तमाम बातें, भारत का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस इलाके के अंदर पूरे ही जो खासतौर पर खाड़ी का इलाका, अरब का इलाका कहा जाता है, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई डायस्पोरा किसी जगह पर रहती है तो वो खासतौर पर अरब के इलाके के अंदर रहती है, और इसीलिए भारत की चिंताएं अरब के इलाके को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और लगातार जो कुछ हो रहा है, चाहे ईरान और इजराइल के बीच में हो, ईरान और जो दूसरे इलाके हैं उनके बीच में हो, खासतौर पर लेबनान और इजराइल के बीच में जो टकराव चल रहा है, सीरिया में अगर इस तरीके से गृह युद्ध बढ़ता है, वहां पर अगर तनाव बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि वहीं से सीरिया और इराक से ही जो आईसिस पैदा हुआ उसने पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया, और आईसिस अल खुरासान के नाम से इस तरीके के जो आतंकी संगठन हैं वो भारत के बैकयार्ड के अंदर भी उनको ज़मीन मिली है। इसके अलावा जो दुनिया के अंदर ग्लोबल टेररिज्म है उसके लिहाज से भी ये जो इलाका है ये बहुत संवेदनशील और सेंसिटिव इलाका है। इसलिए ज़रूरी है कि इस सीरिया के इलाके के अंदर शांति हो, क्योंकि अगर यहाँ पर विघटन होगा, अगर यहाँ पर जंग की आग या जो टूट फूट कही जा सकती है अगर यहाँ पर बढ़ेगी तो उसका असर पूरे इलाके पर आएगा, और कहीं ना कहीं उसकी जो चिंगारियाँ हैं, उसकी जो आँच है, जो वैश्विक ट्रेड के लिहाज से इस इलाके पे तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी भारत तक आ सकती है। और यही वजह है कि भारत इस पूरे इलाके के अंदर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत कर रहा है। 2 साल से हम लगातार अलग अलग जगहों पर युद्ध की तस्वीरें देख रहे हैं। सीरिया से भी जब वो एक तस्वीर सामने आती है कि कैसे नोटों का बंडल लेकर लोग भाग रहे हैं, एक तरीके से सीरिया में वही तस्वीर नजर आ रही है जो बाकी जगहों पर देखने को मिली थी। फिर से वही चिंता इसी बात की कि आखिरकार क्या ये जो पूरी स्थिति है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जा रही है। प्रणय, एक आखिरी सवाल आपका। देखिए, चिंता लगातार बढ़ रही हैं, और थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी नहीं होगी, कई लोग कह रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जो टकराव है, कई इलाकों के अंदर टकराव बढ़ता चला जा रहा है। आज ही रिपोर्ट्स आई हैं कि न केवल इस इलाके के अंदर बल्कि जो तनाव है वो भारत के पूरब के इलाके के अंदर भी बढ़ा है। यानी खासतौर पर अगर हम बात करें चीन और ताइवान के बीच बढ़ते हुए तनाव की, तो इस इलाके के अंदर भी तनाव जो है वो बढ़ा है, क्योंकि चीन ने जो है हाल ही में इस इलाके के अंदर एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है ताइवान के इलाके के अंदर, और इसलिए माना जा रहा है कि हम इस पूरे क्षेत्र में, यानी भारत के पूरब की तरफ देखें तो यहाँ भी कई जगह फॉल्ट लाइंस हैं, यहाँ भी कई जगह के टकराव हुए हैं। खासतौर पर अगर हम फिलीपींस और चीन के बीच के तनाव को देखें, ताइवान और चीन के बीच में, चाहे ताइवान हालांकि दोनों ही ये कहते हैं कि असली चीन वही है, लेकिन फिर भी इस इलाके के अंदर एक मिलिट्री टेंशन बिल्डअप हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इस इलाके के अंदर भी मिलिट्री टेंशन बिल्डअप हो रहा है। इसके अलावा जो यूरोप का इलाका है वहाँ भी मिलिट्री टेंशन है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो चल रही है। साथ ही जो ऑर्शंक मिसाइल्स हैं वो बेलारूस को रूस ने दी हैं और वो अपने तैनात कर रहा है। तो कई मुल्क एक दूसरे के साथ इस समय टकराव में उलझे हुए नजर आ रहे हैं, और इस नक्शे के ऊपर जो जंग की लकीरें हैं वो कई जगह खिंचती हुई चली जा रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई फॉर्मल ऐलान तो नहीं हो, लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो आंकड़ा है देशों के बीच में लड़ाई का, ये बताता है कि पहले की तुलना में हम कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति के अंदर है, कहीं ज़्यादा जंग के हालात के बीच में है, और अभी फिलहाल कोई ऐसी चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है, चाहे यूएन हो, चाहे कोई वैश्विक संस्था हो, जो इन लड़ाइयों को रोक सके। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप किन नीतियों को अपनाते हैं। वो युद्ध को रोकने की बात बहुत करते रहे हैं, लेकिन बात करने के साथ साथ वो किन नीतियों पर आगे चलते हैं, इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि जो नेटो है, जो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा था, क्या वो अपना हाथ खींचता है, क्या वो और हथियार देता है रूस के साथ, किस तरीके का कोई नेगोशिएशन बन पाता है, क्या सीरिया के अंदर किसी तरीके का कोई समाधान बन पाता है, क्या इजराइल और ईरान के बीच में कोई तनाव कम हो पाता है, क्या या ईरान के साथ तनाव और बढ़ता है। ये तमाम बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका आपके मेरे मन में है और लोगों के मन में है, ये आशंका दूर होगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन सीरिया की जो तस्वीर हमने आपके जरिए समझने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस वक्त सीरिया में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, और इन सब के बीच में हमने ये भी समझने की कोशिश की कि इस गृह युद्ध को किस तरीके से फिलहाल देखा जाना चाहिए और इसका असर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, और आप सब लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।